हेलो स्टूडेंट्स, वेलकमिंग अगेन इन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कोर। बेटा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से मैं। तो आज का टॉपिक होगा बेटा डेथ ऑफ द पार्टनर। और आज की डेट में आपको थोड़ा सा कंसीडर कर दो। आज की डेट जो है 29 अप्रैल 2020 है। सो आज ही के दिन जो है हमारे बॉलीवुड का एक फेमस स्टार जो है, फेमस एक्टर जिसको आप कह सकते हैं, इमरान खान की डेथ हो गई है। और आपका चैप्टर भी स्टार्ट हो रहा है डेथ ऑफ द पार्टनर, और उनकी भी डेथ हो गई है। तो फॉर बोथ हमें थोड़ा सा 5 सेकंड का मौन रख लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वेटिंग। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, और टॉपिक आपका होगा डेथ ऑफ द पार्टनर। तो डेथ ऑफ द पार्टनर, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे हम, कैसे एक पार्टनर की डेथ होती है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट की मैं बात करूं और डेथ की बात करूं तो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सर, रिटायरमेंट और डेथ में देखो, दोनों में तो पार्टनर जा रहा है। चाहे डेथ हो, डेथ में तो वो बेचारा उसको जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसको भगवान ने बुला लिया है। और अगर हम फर्स्ट केस की बात करते हैं रिटायरमेंट की, तो रिटायरमेंट में मर्जी उसकी थी, डेथ में मर्जी भगवान की है। मतलब रिटायरमेंट वो वॉलंटरी होता है, वो अपने ओन बेसिस पे होता है। इफ द पार्टनर वांट देन दे कैन टेक अ रिटायरमेंट। एंड डेथ के केस जो असर्टेन होता है, पूरी तरीके से अनिश्चित होता है, जो कभी भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम उसी की बात करेंगे कि डेथ ऑफ द पार्टनर रिटायरमेंट से कैसे अलग है और कितना परसेंट जो उसके सेम है, मतलब कितना उसके इक्विवेलेंट है, ताकि हमें कैलकुलेशन को और चैप्टर को समझने में ज्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि हमने रिटायरमेंट को देख रखा है। और रिटायरमेंट से मिलता जुलता यू कैन से कि 90% जो है वो पूरा कैलकुलेशन, पूरा कंसेप्ट जो है वो रिटायरमेंट का ही है। क्योंकि एक चीज तो कॉमन है दोनों में, पार्टनर जा रहा है फर्म को छोड़ करके। तो रिटायरमेंट और डेथ की सबसे पहला पॉइंट मैंने देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज वॉलंटरी इन नेचर। वॉलंटरी का मतलब इज डिपेंड ऑन यू, स्वतंत्र है आप, वॉलंटरी इन नेचर, एंड इट कैन बी प्लान्ड वेयर एज डेथ ऑफ द पार्टनर कैन नॉट बी प्लान्ड। इफ यू वांट टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म देन यू हैव ऑलरेडी प्लान। अगर फर्म चाहती है कि किसी पार्टनर का रिटायरमेंट नेक्स्ट ईयर होगा तो उसके लिए वो पहले से प्लान करेगी। वैसे ही सेम, अगर पार्टनर चाहते हैं कि किसी पार्टनर का नेक्स्ट ईयर रिटायरमेंट करना है या रिटायर हो जाएगा, उसके लिए पहले प्लान हो सकता है। मींस इन केस ऑफ रिटायरमेंट, प्लान कैन बी पॉसिबल बिकॉज व्हेन पार्टनर आर गोइंग टू टेक रिटायरमेंट, दैट इज फिक्स्ड। कब वो रिटायर होगा, कब उसको रिटायरमेंट लेगा, दैट इज अ प्री अप्रूव्ड नोटिस होता है, पहले से नोटिस दी जाती है कि यस आई वांट टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। अदरवाइज दैट इज क्लियरली मींस मेंशन द पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड में लिखी रहती है कि आफ्टर कंप्लीटिंग 20 ईयर, आफ्टर कंप्लीटिंग 25 इयर्स अ पार्टनर कैन टेक रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। तो दैट में भी कोई भी केस हो सकता है रिटायरमेंट का, लेकिन डेथ के केस में ऐसा नहीं है। हमने बोला कि रिटायरमेंट इज अ वॉलंटरी कंडीशन, उसमें जो स्वतंत्र है आप फ्री अपने हिसाब से ले सकते हैं, पहले से प्री अप्रूवल इंफॉर्मेशन के हिसाब से। रिटायरमेंट फिक्स है, रिटायरमेंट आपका फिक्स डेट पे हो सकता है, पहले से पता होता है, और आप उसके लिए कुछ ना कुछ प्लान कर सकते हैं। बट अगर डेथ की बात की जाए तो डेथ पूरी तरीके से अनसर्टेन होती है। अब मुझे नहीं बताना है डेथ जो अनसर्टेन की होती है, क्योंकि आपको पता है कि मौत कभी भी किसी की भी हो सकती है। यहां पे पार्टनर का डेथ हो गया तो डेथ ऑफ द पार्टनर कैन नॉट बी प्लान, इसको प्लान नहीं कर सकते हो। दैट्स व्हाई दैट डेथ ऑफ द पार्टनर कैन बी पॉसिबल इन अ फाइनेंशियल ईयर इन एनी डेट। मींस 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में कभी भी किसी पार्टनर की डेथ हो सकती है। अभी तक रिटायरमेंट में क्या होता था कि रिटायरमेंट एक फिक्स डेट पे होती थी, और कैलकुलेशन से बचने के लिए, किसी भी फालतू के प्रोविजन से बचने के लिए, जो पुराने पार्टनर रहते थे वो हमेशा कहते थे पार्टनर को कि भैया अगर आपको रिटायरमेंट लेना है तो इस साल को कंप्लीट करके नेक्स्ट ईयर, या नेक्स्ट ईयर को कंप्लीट करके अगले नेक्स्ट ईयर में आप रिटायरमेंट लीजिए। मींस 31 मार्च को ही 99% केसेस में जो है वो रिटायरमेंट लेता है। बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, इज नॉट एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, हैंडीकैप हो गया या वो पूरी तरीके से डिसेबल हो गया, तो हो सकता है वो किसी भी बीच में भी डेट में रिटायरमेंट ले सकता है। मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में भी रिटायरमेंट पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि रिटायरमेंट की, तो रिटायरमेंट लास्ट जो हमेशा लगभग 31 मार्च को ही जो है 99% केसेस में लिया जाता है। बट डेथ, क्या सर डेथ पॉसिबल है? डेथ क्या 31 मार्च को ही होगी? नहीं बेटा, डेथ तो कभी भी हो सकती है, दैट इज अनसर्टेन। दैट्स व्हाई देयर आर स्पेशल केस फॉर द डेथ। कुछ कैलकुलेशन बढ़ेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि जो मेरा बड़ा बच्चा वो कर सकता है इसको। पेमेंट, अब ये बताओ कि रिटायरमेंट के केस में जब पेमेंट की बात आती थी, वो आप पेमेंट किसको करते थे? सर रिटायरिंग पार्टनर को करते थे। क्यों रिटायरिंग पार्टनर को करते थे? क्योंकि वो जिंदा था, ही इज एबल टू टेक मनी।
ही इज हैव सम राइट्स, तो उसको आप पेमेंट करते थे। लेकिन डेथ के केस में क्या है, क्या डेथ के केस में अगर पार्टनर की डेथ हो गई तो वो पैसे लेने के लायक है? आप उसको पैसे दे सकते हो? तो वो तो उसकी डेथ हो चुकी है। दैट्स व्हाई द पेमेंट अमाउंट ड्यू टू हिम इन द रिटायरिंग पार्टनर, मतलब अगर रिटायरिंग पार्टनर के केस है तो पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू, जो पेमेंट ड्यू होता है रिटायरिंग के केस में, वो रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाता है। बट डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर डेथ की बात की जाए, अमाउंट ड्यू टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, किसको दिया जाता है बेटा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी उसका कानूनी उत्तराधिकारी होता है, जो उसके असेट्स और लायबिलिटी में जिसका मालिकाना हक होता है, वही जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा, उसी को आप पेमेंट करेंगे। कौन पेमेंट करेगी? फर्म पेमेंट करेगी। किसके लिए? क्योंकि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने क्लेम किया है कि आवर फादर, आवर मदर हु आर वर्किंग इन द फर्म, दैट्स व्हाई आई हैव अ राइट टू टेक रेम्युनरेशन, टू टेक कंपनसेशन, जो भी मनी है उसके फेवर मुझे चाहिए। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आप क्या कहते हैं सर? लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अकाउंटेंसी की टर्मिनोलॉजी में जब पेमेंट की बात आएगी तो इसको बोला जाएगा एग्जीक्यूटर। क्या बोला जाएगा? एग्जीक्यूटर। यू कैन से कि नॉमिनी, आपने सुना होगा ना, एलआईसी वगैरह जिनके पास होती है तो नॉमिनी होती है जो उत्तराधिकारी होता है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी होगा, एग्जीक्यूटर जो भी होगा, जिसके नाम पे हो, क्योंकि जब कोई पार्टनर्स फर्म में न्यू पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है, दैट टाइम जो फॉर्म होता है उसको ये भी लिखा जाता है कि हु विल योर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, हु विल योर नॉमिनी। आपने देखा पॉलिसी के भी केस में ही होता है कि आपके ना होने पर पैसा किसको दिया जाएगा? दैट आर क्लियरली मेंशन। अदरवाइज अगर क्लेम करेगा तो क्लेम के बाद जो है उसको पेमेंट किया जाएगा। तो आपने डेथ के केस में दो चीजें इंट्रोडक्शन के तौर पे जाना कि सर रिटायरमेंट के केस में, रिटायरमेंट 99% केसेस में लास्ट में होता है, साल के अंत में होता है। और अगर कोई अदर केस नहीं है, और डेथ जो अनसर्टेन है, कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। सपोज दैट देयर आर ए, बी एंड सी। कितने पार्टनर है बेटा? ए, बी एंड सी। और इसमें से मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि सी की जो है वो डेथ हो गई, तो सी की डेथ होने के बाद ये एरिया पूरा खाली हो जाएगा। बस सी के सामने लिखा रहेगा कि इनको कितना मिल रहा था? 30%। अच्छा, इस 40-30-30 को कैसे लिख सकते हैं आप? 4-3-3। कैसे लिख सकते हैं बेटा? 4-3-3, मतलब 4/10, 3/10, 3/10। तो अगर मैं कह दूं कि सी 30% के लिए एलिजिबल है, मतलब सी जो है 3/10 के लिए जो है उस फर्म में जो है वर्क कर रहा था। बट अभी कंडीशन सही नहीं थी या सिचुएशन सही ना होने की वजह से उसकी डेथ हो गई, और डेथ होने पे अब सी की जब डेथ हो जाएगी तो ये अपना प्रॉफिट छोड़ के जाएगा। तो सर कहीं ना कहीं ये फिर बात आ गई, किसकी बात आ गई? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो आपका लास्ट टॉपिक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, जो आपने पढ़ा था, जो आपके पिछले वीडियो से चले आ रहे हैं, चाहे वो चैप्टर 2 हो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चाहे वो चैप्टर 3 हो रिटायरमेंट, चाहे वो चैप्टर 3 हो आपका एडमिशन, चाहे वो चैप्टर 4 हो रिटायरमेंट, या फिर आपका चैप्टर 5 हो डेथ ऑफ द पार्टनर। अगर किसी पार्टनर के आने जाने से प्रॉफिट में चेंजिंग होती है तो होता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। यहां पे पार्टनर की डेथ हो गई, डेथ होने की वजह से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पॉसिबल हो गया। जैसे ही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पॉसिबल हो गया तो कुछ कैलकुलेशन तो कॉमन हो गए। मींस अगर मैं बात करूं कि व्हाट नेसेसरी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, कि व्हाट एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, कौन कौन से एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी किस समय, जिसमें पार्टनर की डेथ होगी। सबसे पहली बात तो कुछ चीजें कॉमन हो जाएंगे। सर कॉमन क्यों हो जाएंगी बेटा? क्योंकि सर रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, तो रिकंस्टिट्यूशन में कुछ चीजें कॉमन हो जाती हैं। जैसे पहला मैं बात कर लूं तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप निकालेंगे क्यों? क्योंकि सर एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो डेथ होने की वजह से उसका स्पेस खाली हो गया, तो इस स्पेस को कोई ना कोई कवर करेगा, जिसकी वजह से इनका रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे रिटायरमेंट की बात चल रही है, वहां भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? गेनिंग रेशियो। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, जिन्होंने रिटायरमेंट का वीडियो देखा उनको पूरे तरीके से पता है कि जब कोई पार्टनर अपना एरिया खाली करके जाता है, जिसको जो पुराने पार्टनर क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, ये रिमेनिंग पार्टनर ले लेते हैं। अब देखो, हाँ थोड़ा सा एक पॉइंट छूट गया बेटा। रिटायरिंग के केस में मैंने बोला ए, बी और सी। अगर ये केस रिटायरिंग का होता और सी जाता तो इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं रिमेनिंग पार्टनर, और इसको आप क्या बोलते हैं? रिटायरिंग पार्टनर। मतलब बचा हुआ पार्टनर और चला गया पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर। अभी यहाँ पे केस डेथ का है
तो इनको तो रिमेनिंग पार्टनर बोला जाएगा या कंटिन्यूइंग पार्टनर बोला जाएगा, बट जिसकी डेथ हो जाती है उसका नाम पड़ता है डिजीज्ड पार्टनर। कौन सा पार्टनर? डिजीज्ड पार्टनर। डिजीज्ड पार्टनर का मतलब आप समझ सकते हैं कि मृतक साझेदार, ऐसा पार्टनर जिसकी क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है। द पार्टनर जिसकी डेथ हो चुकी है दे विल कॉल डिजीज्ड पार्टनर, और पार्टनर विल कंटिन्यू इन द फर्म आफ्टर डेथ ऑफ द पार्टनर, तो उसको बोला जाएगा रिमेनिंग पार्टनर या कंटिन्यूइंग पार्टनर। जो कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर और रिमेनिंग पार्टनर, और जिसकी डेथ हो गई उसका नाम क्या पड़ेगा? डिजीज्ड पार्टनर। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं टॉपिक पे। हम बात करें किस चीज का कैलकुलेशन करेंगे। पहले तो आप एनपीआर का कैलकुलेशन करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो की बात करेंगे। दूसरा सेम वही आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद चूंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो गुडविल का कैलकुलेशन तो बनता ही है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं हमें तो आपको पता होगा, हमने कई बार बताया है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग कंडीशन में इसका ट्रीटमेंट बनता है। तो अब बात आ गई गुडविल की। वैल्यूएशन आप गुडविल कह सकते हैं या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, व्हाट यू वांट यू कैन से। फिर हम बात कर रहे हैं 4 पे कि जिस समय पार्टनर की डेथ हुई देयर आर सम बैलेंस शीट, देयर आर सम फाइनेंशियल पोजीशन। इन द फाइनेंशियल पोजीशन देयर मे बी कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व्स, जिसको अब मैंने कई बार बताया कि जनरल रिजर्व हो सकता है, स्पेसिफिक रिजर्व हो सकता है, और कोई भी रिजर्व हो सकते हैं, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर। अब बहुत अच्छे से बताया हूं चैप्टर 2 के वीडियो में, भरोसा है तो जाके देखिए वहां पर। गुडविल, इसके बाद कोई रिजर्व है जिसको आप एक्यूमुलेटेड रिजर्व कहते हैं, रिजर्व। इसके बाद रिजर्व हो सकता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो सकता है, जो भी बात हो चुकी पहले से, इसको रिजर्व कह सकते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कह सकते हैं, स्पेशल रिजर्व कह सकते हैं, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, कुछ भी हो सकता है जो भी बैलेंस शीट के अंदर गिवन हो। 5 पॉइंट पे कैलकुलेशन बनेगा। देखिए गुडविल का हो चुका, रिजर्व हो चुका, रिवैल्यूएशन हो चुका। अब आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना बना करके आप बनाएंगे डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां चीजें जो सेम हो रही है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं कुछ बोलने जा रहा हूं और वो इंपॉर्टेंट है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सर बिल्कुल सही है, रिवैल्यूएशन बिल्कुल सही है, गुडविल बिल्कुल सही है, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बिल्कुल सही है। डिजीज्ड पार्टनर का ही कैपिटल अकाउंट क्यों? क्या सभी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहां पॉसिबल है? रिटायरिंग के केस में तो पॉसिबिलिटी थी, सभी का बनता था। यहां पे देखो मैं बोल रहा हूं कि 99% केसेस में आपको सिर्फ किसका कैपिटल अकाउंट बनाना है? डिजीज्ड पार्टनर की, जिसकी क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है। एक्चुअली बेटा जो डेथ होती है दैट डेथ विल बी इन द बिटवीन द ईयर, जो है साल के बीच में होती है। तो जिसमें साल के बीच में होता है किसी पार्टनर का डेथ, तो जो पुराने पार्टनर बचते हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर बचते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि जो जिसकी डेथ हुई है उसी का पेमेंट करके हटाओ, उसी का पूरा जो है बैलेंस इधर उधर से निकाल करके उसी को सेटल करके हटाओ। हम अपना कैपिटल अभी क्यों बनाए? अभी तो बस जिस दिन बैलेंस शीट पुरानी बनी उस दिन तो हम बना करके आ रहे हैं। अभी मार्च में बैलेंस शीट बनाया और अप्रैल में ही डेथ हो गई या मई में ही डेथ हो गई, तो जिसकी डेथ हुई उसका अकाउंट बनाओ ना कैपिटल अकाउंट। आप अपना क्यों बनाए? क्या जरूरत बनाने की? अपना तो बनाया जाएगा जब मार्च आएगा। ठीक है, तो ये चीजें होती है डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो कि मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसके लिए सभी स्टूडेंट को इंतजार रहता है कि जो देखो ये वही पॉइंट है जिसकी वजह से डेथ और रिटायरमेंट दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और वो है प्रॉफिट। क्या बेटा? प्रॉफिट। अगर पार्टनर की डेथ 1 अप्रैल, जो क्या लिख रहा हूं बात नहीं समझिएगा, अगर पार्टनर की डेथ 1 अप्रैल या 31 मार्च को हो, तो ये दोनों डेट वो है जिस दिन क्या रहती है आपके सामने? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट रहती है। मतलब अभी कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ नहीं रहता है। तो अगर इस दिन होगा तब तो प्रॉफिट का कोई कैलकुलेशन नहीं बनेगा। लेकिन मेरा बच्चे मेरी बात सुनो कि अगर आपने बैलेंस आपके पास 31 अगर आपके पास 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट है, किसकी बैलेंस शीट है? 31 मार्च 2018 की। 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट में सारा का सारा कैलकुलेशन आपने कर डाला है। देयर आर सम लायबिलिटी एंड देयर आर सम असेट्स कैन बी पॉसिबल। सपोज कर लो, मेरी बात मान लो आप, इतना जो है दिया हुआ है। अब 31 मार्च 2018 होने के बाद अप्रैल, मई, जून, सपोज कर लो कि 30 जून 2018 को पार्टनर सी, जिसकी मैं बात कर रहा था, उसकी डेथ हो गई। तो 30 जून 2018 पर पार्टनर की डेथ हो गई
तो फर्म कहीं ना कहीं 3 महीने कंटिन्यू होने के बाद तब बंद हो रही है। तो आपका फर्म जो है वो 30 जून 2018, मतलब ये कह सकते हैं कि सर 31 मार्च से लेकर के 30 जून के बीच में 3 महीने का जो है गैप है। तो 3 महीने फर्म ने कंटिन्यू किया, उस समय जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, जिसको आप डिजीज पार्टनर कह रहे हैं, वो भी कंटिन्यू कर रहा था। और इस 3 महीने के बीच का जो प्रॉफिट है उसमें कहीं ना कहीं डिजीज पार्टनर ने भी काफी मेहनत की है। तो पूरे प्रॉफिट पे तो नहीं, 31 मार्च 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 का जो प्रॉफिट आएगा, उस पूरे प्रॉफिट में तो डिजीज पार्टनर का राइट नहीं होगा, लेकिन ये जो 3 महीने का है इसमें उसका राइट होना चाहिए कि नहीं, आप बताओ। क्योंकि 3 महीने तो वो जिंदा था, उस 3 महीने के लिए, जिस 3 महीने वो जिंदा था, उस 3 महीने के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का, कि व्हाट अमाउंट शुड बी पेड टू द रिटायरिंग टू द डिजीज्ड पार्टनर फॉर द पीरियड, उस पीरियड के लिए जिसमें वो जिंदा था। क्योंकि डिजीज पार्टनर तुरंत बोलेगा कि भैया, डिजीज पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर होगा, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, दे विल आस्क, जस्ट आस्क टू यू, पूछेगा कि भैया ये 3 महीने के प्रॉफिट का आप क्या कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू कैलकुलेट द 3 मंथ प्रॉफिट। भले ही प्रॉफिट नहीं आया, क्योंकि प्रॉफिट तो साल के अंत में कैलकुलेट होता है, आप पीएल अकाउंट कब बनाते हैं, 31 मार्च को, बट यू हैव टू कैलकुलेट सस्पेंसिव प्रॉफिट, जो सस्पेंसेड प्रॉफिट, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, एक्चुअल प्रॉफिट तो आप आ नहीं सकता, बट एक सस्पेंसिव प्रॉफिट आपको जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उस 3 महीने का एवरेज बना करके आपको पेमेंट करना पड़ेगा किसको, एग्जीक्यूटर को। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा, बाकी चीजें कॉमन है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन, गुडविल और बाकी चीजों का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। अगर आपको एग्जाम में मार्क्स अच्छे लाने हैं तो ये इंपॉर्टेंट होगा इस पर्टिकुलर के लिए। ठीक है, बाकी वही सेम, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन, गेनिंग, तो ये सब करने के बाद इसी बीच में चौथे के बाद आ जाएगा आपका कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टू द डिजीज पार्टनर। इसके बाद डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, डिजीज पार्टनर का जब कैपिटल अकाउंट बन जाएगा तो डिजीज पार्टनर का कैपिटल आप उसको तो पेमेंट कर नहीं पाएंगे तुरंत। डिजीज पार्टनर के कैपिटल के बाद 6 पॉइंट पे आपका आ जाएगा एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट। अच्छा, रिटायरिंग के बाद रिटायरिंग का पार्टनर का पैसा कहीं नहीं जाता था, अगर आप पे किया तो रिटायरिंग को, और नहीं पे किया तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। लेकिन यहाँ पे लोन अकाउंट भी तो नहीं बन सकता, जिसका डेथ हुआ उसका लोन भी नहीं बनेगा, उसका पूरा पैसा उठा के किसको ट्रांसफर कर देंगे, एग्जीक्यूटर को, उस एग्जीक्यूटर को उठा के दे देंगे, क्योंकि भैया जो है आप ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, अब आप ही का ये पैसा है, तो हम पूरा पैसा उसको दे देंगे। अगर एग्जीक्यूटर को पेमेंट किया तो कैश, और नहीं किया तो 7 पॉइंट पे आ जाएगा एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। तो टेंशन लेने की बात नहीं, भरोसा रखिए, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे। और यहां से देखो बेटा, ये जो आगे की वीडियो में काफी तेजी से खींचा जाएगा, क्योंकि ये जो ऑलरेडी कई बार जो डिस्कस किया जा चुका है, तो इतना नोट कर लो, फिर हम बात करते हैं। Okay students, thank you, thanks for watching and thanks for supporting us.